Hello guys, this is Zoologist AK and I am here with the topic replication fork. In case of replication, I have talked about introductory part and then I have talked about different types of enzymes that take part in replication process. Again, I have talked about chemistry of DNA synthesis. Then I talked about different sliding clamp and sliding loader in a different organism like I have talked about beta sliding clamp in case of prokaryotes and PCN in case of eukaryotes. Now come to our application fork, and here I am going to talk about these points. Let's come on our first point. Both strands of DNA are synthesized together at the replication fork. जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि बोथ स्ट्रैंड जो होते हैं डीएनए के वो सिंथेसाइज होते हैं रेप्लिकेशन फोर्क पे, तो व्हाट इज द रेप्लिकेशन? फर्स्ट द जंक्शन बिटवीन द टू सेपरेटेड टेम्पलेट, जो कि यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे ये जो ग्रे कलर में है ये हमारा डीएनए टेम्पलेट है और जो रेड कलर में है ये हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए है, डीएनए स्ट्रैंड है। और यहाँ पे जो ब्लू कलर में हमें शो हो रहा है ये आरएनए स्ट्रैंड है। तो ये जो हमारा ये रेप्लिकेशन फोर्क है ये क्या होता है? जंक्शन होता है किसके बीच में? दो न्यूली सिंथेसाइज्ड टेम्पलेट के बीच में, जो कि यहाँ पे ग्रे कलर में शो किया गया है, एंड एन अनरेप्लिकेटेड डुप्लेक्स जो कि यहाँ पे शो किया गया है, इज नोन एज रेप्लिकेशन फोर्क। तो यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो ये आता है कि डीएनए डुप्लेक्स रेप्लिकेट होते हैं दोनों सेम टाइम पे। जैसे ये टेम्पलेट है, दोनों को सेम टाइम पे रेप्लिकेट होना है। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको सेपरेट होना पड़ेगा ताकि ये दोनों स्ट्रैंड क्या कर पाएँ, एक ही टाइम पे सिंथेसाइज हो पाएँ और न्यू स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर पाएँ ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस। और जो डीएनए होता है हमें पता है कि एक स्ट्रैंड उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है और एक करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में मूव करता है। मीन्स जो डीएनए है वो एंटी पैरेलल नेचर का होता है। तो इस वजह से यहाँ एक कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है जब रेप्लिकेशन फोर्क मूव करता है और दो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करता है, क्योंकि जो डीएनए है वो सिंथेसाइज होगा जब हमारा जो 3 प्राइम एंड है वो इलोंगेट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा ये डीएनए स्ट्रैंड है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में है और ये डीएनए स्ट्रैंड जो है हमारा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में है। तो ये जो 3 प्राइम है यहाँ पे ये 3 प्राइम एक्सटेंड होगा जब हमारा डीएनए स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। सेम हियर ये 3 पॉइंट जो है वो एक्सटेंड होगा, क्योंकि डीएनए सिंथेसिस जो होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में, और यहाँ पे जो हमारा 3 प्राइम एंड है ये इलोंगेट करता है। मीन्स ये चेन ग्रोथ करता है। तो इसकी वजह से एक स्ट्रैंड जो होता है हमारा वो लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्म हो जाता है और एक होता है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि एक स्ट्रैंड ही है जो कॉन्टिन्यूसली रेप्लिकेट कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हम यहाँ पे देख रहे हैं लीडिंग स्ट्रैंड में 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली डायरेक्शन में है, तो ये जो सिंथेसिस है ये होगी हमारी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। मीन्स ऐसे हमारा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। कैसे सिंथेसाइज होगा? कि इस साइड से वो इस साइड में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो 3 प्राइम डायरेक्शन है यहाँ पे हमारा 5 प्राइम से स्टार्ट होगा प्राइमर और उससे हमारा न्यू जो स्ट्रैंड है वो सिंथेसाइज होता जाएगा और 3 जो प्राइम एंड है उसको एक्सटेंड करता जाएगा बाय बाइंडिंग डी एंड टी पीज। क्योंकि जो 3 प्राइम एंड है उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। हमें पता है कि जो 3 प्राइम एंड उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है और जो 5 प्राइम एंड है उस पर फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो जो यहाँ पे 3 प्राइम एंड होगा और यहाँ पे 5 प्राइम एंड होगा, तो 3 प्राइम एंड पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करेगा इनकमिंग डीएनटीपी के जो फॉस्फेट ग्रुप है उससे और अल्फा फॉस्फेट से। तो ये एक्सटेंड होगा। तो ये कॉन्टिन्यूस मूव करेगा और ये डिसकॉन्टिन्यूस मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डीएनए स्ट्रैंड है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली डायरेक्शन में। तो यहाँ से जो मूवमेंट होगी वो इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में हमारा डीएनए सिंथेसाइज होगा और इसके लिए शॉर्ट स्ट्रेचेस में और शॉर्ट न्यूक्लियोटाइड स्ट्रेच में हमारा जो डीएनए है वो सिंथेसाइज होगा, जिसको हम ओकाजाकी फ्रेगमेंट भी बोलते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट है जो वो वेरी करते हैं, ये होते हैं 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग इन केस ऑफ बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट्स, और अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो ये अबाउट 100 टू 400 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग होते हैं। और ये क्या करते हैं? ट्रांसिएंट इंटरमीडिएट डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं रेप्लिकेशन फोर्क के बीच में और सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट के बीच में। मीन्स रेप्लिकेशन के टाइम पे और न्यू डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे ये हमारे ट्रांसिएंट इंटरमीडिएट डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे जो लीडिंग जो स्ट्रैंड है वो हमारा
जैसे ही टेम्पलेट फॉर्म होता है तभी वो रेप्लिकेट करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो चेज़ करता है, वो डीएनए पॉलीमरेज जो हमारे यहाँ पे एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक्ट करेगा इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, तो वहाँ पे वो चेजिंग करेगा किसकी, जो प्राइमर है जो बाइंड होगा न्यूक्लियोटाइड बेस पे उसकी चेजिंग करेगा। पर यहाँ पे क्या है, वो शॉर्ट उसकी जो डायरेक्शन है वो कॉन्टीन्यूस नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड है इसको सिंथेसाइज करने के लिए वेट करना पड़ता है, ताकि जो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये इतना ओपन अप हो जाए, एक सब्सटेंशियल लेंथ रिक्वायर होती है लैगिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए। सो दिस वॉज कि हाउ डज both strand of DNA synthesized together at the replication fork. Now come to our next point, that is the initiation of new strand of DNA रिक्वायर आरएनए प्राइमर। तो जो ये प्राइमर होते हैं क्या होते हैं, शॉर्ट स्ट्रेच होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के, अबाउट 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड लॉन्ग बेस पेयर लॉन्ग होते हैं ये, और ये सिंथेसाइज किए जाते हैं प्राइमेज के थ्रू। प्राइमेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज ही है, बट वो एक स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज है जो एक शॉर्ट स्ट्रेच आरएनए का सिंथेसाइज करता है सिंगल स्ट्रैंडेड जो डीएनए टेम्पलेट प्रेजेंट होता है रेप्लिकेशन फॉर के वो उस स्ट्रैंड पे। और जो प्राइमेज होती है इसकी रिक्वायरमेंट होती है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट और डीएनए हेलिकेज जो अनवाइंड करता है, जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है उसको अनवाइंड करके सिंगल स्ट्रैंड क्रिएट करता है। तो जो ये रिक्वायरमेंट है ये इंश्योर करती है कि जो प्राइमेज है वो बस रेप्लिकेशन फोर्क पे ही एक्टिव हो गया, क्योंकि हमारा जो डीएनए हेलिकेज है वो भी रेप्लिकेशन फोर्क पे ही एक्ट करता है टू open up the double stranded DNA into single strand so that replication can start on single stranded DNA। तो ये जो है ये रेप्लिकेशन फोर्क पे ही एक्टिव होगा। और जो फ्रीक्वेंसी है आरएनए प्राइमेज की वो दोनों ही टेम्पलेट पे डिफर होती है कि लीडिंग स्ट्रैंड पे इस जो रिक्वायरमेंट है डीएनए सिंथेसाइज करने की और न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज करने की वहाँ पे होती है सिंगल प्राइमर की रिक्वायरमेंट, और लैगिंग स्ट्रैंड पे मल्टीपल प्राइमर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे ओकाजाकी फ्रेगमेंट फॉर्म होते हैं और शॉर्ट स्ट्रेचेस फॉर्म होते हैं डीएनए के। और जो आरएनए पॉलीमरेज है वो जो है, जैसे कि मैंने बोला कि जो प्राइमर है वो हमारा स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए पॉलीमरेज जो है वो डिफरेंट एमआरएनए की सिंथेसिस करता है, जैसे एमआरएनए हो गया हमारा, आरआरएनए हो गया, राइबोसोमल आरएनए हो गया, और टीआरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया। और इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती एक एक्सटेंडेड डीएनए सीक्वेंस की टू इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस, पर जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको एक्सटेंडेड डीएनए सीक्वेंस की जरूरत होती है टेम्पलेट पे जो हमारा होता है आरएनए प्राइमर। और जो काम होता है डीएनए पॉलीमरेज का वो होता है इनकॉर्पोरेट करना डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को, डीएनटीपीज को वो बस ऐड करता है, इनकॉर्पोरेट करता है। तो जो यहाँ पे जो हमारा प्राइमर है वो क्या है, प्रिफर करता है इनिशिएट करना आरएनए पॉलीमरेज का एक ऐसे सिंगल स्ट्रैंडेड टेम्पलेट का यूज़ करके जिसमें क्या होता है प्राइमर सीक्वेंस जीटीए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है। ई कोलाई प्राइमेज जो है वो ये प्रीफर करता है कि जिस टेम्पलेट में वो सिंथेसाइज कर रहा है उसमें जितने ज़्यादा जीटीए प्रेजेंट होंगे उतने ज़्यादा प्राइमर फॉर्म होंगे। इसीलिए जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें ये जीटीए सीक्वेंस जो होता है वो ओवर रिप्रेजेंटेड होता है, ओवर रिप्रेजेंट होता है जीनोम में, जो फॉर्म करता है लैगिंग स्ट्रैंड और लैगिंग टेम्पलेट इन केस ऑफ ई कोलाई। और जो एक्टिविटी है जो प्राइमेज की वो इंक्रीज की जाती है एक प्रोटीन के थ्रू जो कि डीएनए हेलिकेज है। क्यों? क्योंकि जो हेलिकेज है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ओपन अप करके सिंगल स्ट्रैंडेड जो है हमारे टेम्पलेट स्ट्रैंड को जनरेट करता है। सो दिस वॉज द आवर पॉइंट कि जो न्यू स्ट्रैंड की सिंथेसिस है डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे, और उसमें ज़रूरत पड़ती है हमारे आरएनए प्राइमर की, और न्यू डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए आरएनए प्राइमर की ज़रूरत पड़ती है।
सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज क्या होता है? एक क्लास होती है मोटर प्रोटीन की जो अनवाइंड करता है न्यूक्लिक एसिड को यूज़ करके एनर्जी, और वो एनर्जी कहाँ से यूज़ करता है? एटीपी हाइड्रोलाइसिस से यूज़ करता है, एटीपी को बाइंड करके, जो कि यहाँ पे शो कर रखा है हेक्सामेरिक हमारा डीएनए हेलिकेज, जो डीएनए के सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड हो रहा है। तो ये रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर, इसमें डिफरेंट मोटिव प्रेजेंट होते हैं, एटीपी बाइंडिंग मोटिव प्रेजेंट होते हैं, जो एटीपी को बाइंड करते हैं और फिर हाइड्रोलाइज करके अपना मूव करते हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलोंग द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो ये जो हेलिकेज है ये फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किए गए थे ई कोलाई में इन द ईयर 1976। पर जो फर्स्ट यूकैरियोटिक डीएनए हेलिकेज है वो डिस्कवर किया गया था 1978 में, और जो मोलिकुलर वेट होता है डीएनए हेलिकेज का वो अबाउट 300 किलो डाल्टन होता है। जो डीएनए होता है वो हेक्सामेरिक है, एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर है, 6 डिफरेंट सब यूनिट प्रेजेंट होती हैं, और इसकी एक स्पेशल कैटालिटिक एंड न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग साइट होती है जिसको हम कहते हैं AAA पॉजिटिव, जो इन्वॉल्व होती है अनवाइंड करने में इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को। ये जो डीएनए हेलिकेज होता है ये मूव करता है अलोंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इन ए डिफाइंड डायरेक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम डीएनए हेलिकेज की क्या बोलते हैं कि पोलैरिटी है, कि वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। वो डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी हो सकती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन भी हो सकती है। तो ये जो डायरेक्शन है ऑलवेज डिफाइन की जाती है डीएनए स्ट्रैंड के थ्रू, और वो डीएनए स्ट्रैंड कौन सा डीएनए स्ट्रैंड जिससे हमारा डीएनए हेलिकेज बाइंड है और इन सर्कल कर रहा है एक रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर में, वो स्ट्रैंड डिफाइन करता है डीएनए हेलिकेज की पोलैरिटी। तो इन केस ऑफ ए डीएनए हेलिकेज जो फंक्शन है लैगिंग स्ट्रैंड टेम्पलेट पे रेप्लिकेशन 4 के, वो पोलैरिटी है वो क्या करेगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये अलो करेगा हेलिकेज टू प्रोसीड टुवर्ड्स द डुप्लेक्स। एक लार्ज नंबर ऑफ हेलिकेज मिलते हैं नेचर में, उनका जो स्ट्रक्चर है वो वेरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कुछ हेक्सामर जो होते हैं, जो हेलिकेज होते हैं वो हेक्सामर होते हैं, कुछ मोनोमर होते हैं, कुछ डाइमर होते हैं। पर जो हेलिकेज है उनका जो सीक्वेंस है, मतलब जो सीक्वेंस मोटिव होता है जो उसके एक्टिवेशन साइट में या कोर में होता है, जैसे कि यहाँ पे कोर शो किया गया है हेलिकेज का, और एक्टिवेशन साइट कौन सी होगी जिससे एटीपी बाइंड करेगी, तो ये एटीपी बाइंडिंग मोटिव शो किया गया है। ये हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर शो किया गया है हेलिकेज का, ये भी हेक्सामेरिक स्ट्रक्चर है हेलिकेज एंजाइम का। तो जो हेलिकेज एंजाइम है वो मोनोमर भी हो सकते हैं, हेक्सामर भी, डायमर भी हो सकते हैं, पर जो उनका जो मोटिव है जो एक्टिवेशन साइट को फॉर्म करता है और जो कोर फॉर्म करता है वो कंजर्व सीक्वेंस कंसिस्ट करता है डिफरेंट स्पीसीज में। दीज मोटिव इन्वॉल्व होते हैं एटीपी बाइंड करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए, हाइड्रोलाइसिस और ब्रेक करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे? ये नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच में ब्रेक करेंगे, जैसे ए टी के बीच में हमारे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उनको ब्रेक डाउन करके डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे। तो डिफरेंट मोटिव्स कौन से हैं? वॉल्कर ए जिसको मोटिव A1B कहा जाता है, वॉल्कर बी जिसको मोटिव 2 कहा जाता है, मोटिव 3, 4, 5, 6 एंड मोटिव क्यू। जो एक्टिविटी है यहाँ पे हेलिकेज की वो इंजाइम टू इंजाइम वेरी करती है। जैसे यहाँ पे आरएनए हेलिकेज भी होते हैं, डीएनए हेलिकेज भी होते हैं, बहुत सारे टेलोमेरिक रेप्लिकेशन में भी हेलिकेज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के हेलिकेज होते हैं। कुछ जो हेलिकेज हैं वो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, कुछ बाई डायरेक्शनल होते हैं, मीन्स दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में भी मूव करेंगे और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में भी मूव करेंगे। इसका एग्जाम्पल है हमारा डीएनए हेलिकेज, क्योंकि वो लेगिंग स्टैंड पे और लीडिंग स्टैंड पे दोनों पे मूव करता है। तो एक में वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है, एक पे 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में मूव करता है। कुछ होते हैं जो यूनी डायरेक्शनल होते हैं, जो एक ही साइड में मूव करते हैं। जैसे हमारा अगर हम बात करें REBCD हेलिकेज की, जो कैटालिटिक एक्टिविटी दोनों डायरेक्शन में परफॉर्म करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बी और 3 प्राइम टू 5 प्राइम बी। पर जब हम बात करें रेक बी हेलिकेज की तो वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी यूनी डायरेक्शनल परफॉर्म करता है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम ओनली। कुछ जो हेलिकेज हैं उनकी वजह से कुछ डिजीज़ भी होती हैं ऑर्गेनिज्म में। जो मेन डिजीज़ हैं जो हेलिकेज में म्यूटेशन की वजह से होती है, जो जीन हेलिकेज एंजाइम को कोड करते हैं उनमें जब म्यूटेशन आ जाती है तब जो हमारा हेलिकेज है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाता, तो वहाँ पे ब्लूम सिंड्रोम क्रिएट होता है, या अल्फा थैलेमेसिया प्रेजेंट होता है, या जेरोडर्मा पिगमेंटोसा, ये हमारी स्किन प्रॉब्लम है, एंड कोकेन सिंड्रोम। दीज आर द मेन सिंड्रोम दैट इज कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन द जीन दैट इनकोड फॉर हेलिकेज एंजाइम। ये डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम शो किए गए हैं यहाँ पे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट नंबर प्रेजेंट होता है हेलिकेज का। लाइक बैक्टीरियोफेज में 6 नंबर ऑफ हेलिकेज प्रेजेंट होते हैं, वायरस में 12, ह्यूमन में 25, ईस्ट में 15 एंड प्लांट में 8।
जब हम हेलिकेज एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि हाउ डज ए हेक्सामेरिक डीएनए हेलिकेज यूज द एनर्जी ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइसिस टू मूव अलोंग द डीएनए। जैसे कि मैंने बात की कि एटीपी को बाइंड करके और एटीपी हाइड्रोलाइसिस करके ये मूव करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलोंग द सिंगल स्टैंड ऑफ द डीएनए और डबल हेलिक्स को ओपन कर देता है। जैसे कि यहाँ पे एटीपी बाइंडिंग मोटिव शो किया गया। तो ये कैसे होता है? जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है वो इनसर्कल किया जाता है 6 सब यूनिट से डीएनए हेलिकेज की। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि ये है, यहाँ पे हेलिकेज है। ये जो 6 सब यूनिट है 1 2 3 4 5 6 सब यूनिट है, ये इनसर्कल करती है डीएनए हेलिक्स को। ईच सब यूनिट हैज़ ए हेयर पिन प्रोटीन लूप स्ट्रक्चर जो बाइंड करता है डीएनए की जो बैकबोन में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है उस फॉस्फेट ग्रुप से बाइंड करता है ये जो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये जो हेयर पिन लूप स्ट्रक्चर है ये हर एक सब यूनिट में प्रेजेंट होता है और इस तरह ये जो हमारा हेक्सामेरिक डीएनए हेलिकेज है वो बाइंड करता है डीएनए की बैकबोन से। और ये कैसे बाइंड करता है? एक तो ये फॉस्फेट से बाइंड करता है और ये 2 एडजेसेंट राइबोस कंपोनेंट से बाइंड करता है। तो ये जो डीएनए बाइंडिंग लूप है ये राइट हैंडेड स्पाइरल स्टेयरकेस स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं और ये जो स्टेयरकेस हैं वो बाइंड करती है नेक्स्ट फॉस्फेट को अलोंग द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जो टॉप है स्टेयरकेस की वो बाइंड करेगी एक हमारी फॉस्फेट को, फिर नेक्स्ट फॉस्फेट को, फिर नेक्स्ट फॉस्फेट को। इस तरह ये बाइंड करते जाते हैं और मूव करते जाते हैं सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। तो बिफोर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ दीज डीएनए हेलिकेज लेट अस अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए हेलिकेज। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है डीएनए हेलिकेज का उसमें 3 पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं। 3 पॉलीमर प्रेजेंट होते हैं और उन 3 पॉलीमर में अबाउट 14 चेन प्रेजेंट होती हैं और जो 14 चेन हैं वो कंसिस्ट करती हैं अबाउट 454 अमाइनो एसिड रेजिड्यू। जैसे कि हमें पता होता है कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन में जो सिंपली हमारे अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं तो यहाँ पे 454 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं 3 पॉलीमर चेन में, 3 पॉलीमर्स में। और वो 3 पॉलीमर कितनी चेन कंसिस्ट करते हैं? 14 चेन। ये होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर हेलिकेज का। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो होता है हेलिकेज का उसमें अबाउट 40% जो होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एंड 10% जो होता है वो बीटा शीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। 46% हेलिकल स्ट्रक्चर एंड 10% बीटा शीट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, जो कि डीएनए हेलिकेज का होता है। जो टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो फॉर्म होता है अमाइनो एसिड साइड चेन के बीच में इंट्रैक्शन होने की वजह से एंड इन 3 पॉलीमर जो सब यूनिट होती हैं उनमें जो 3 पॉलीमर जो प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर में उनके बीच जो इंट्रैक्शन होता है, जो 3 पॉलीमर में डिफरेंट अमाइनो एसिड प्रेजेंट है उनके बीच में इंट्रैक्शन होने की वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ये जो इंट्रैक्शन है ये मॉलिक्यूल को फोल्ड कर देता है और ये जैसे कि 3 हेक्सामेरिक सब यूनिट में फोल्ड कर देता है हेलिकेज एंजाइम को, जिसकी वजह से ये अपना फंक्शन कर पाता है और ओपन अप कर पाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में। टर्शरी स्ट्रक्चर होता है इसमें एक यूनिक लाइगेंड बाइंडिंग साइट होती है जो कि हमारी ग्वानोसाइन 5 डाइफॉस्फेट बाइंडिंग साइट होती है, मतलब जीडीपी बाइंडिंग साइट होती है। इसमें एक और डीएनए बाइंडिंग पॉकेट होती है। डीएनए बाइंडिंग पॉकेट क्या होती है? जिसमें हमारा आर्सनिन प्रेजेंट होगा 421 में, जैसे कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं। जो हमारा यहाँ पे ब्लू कलर में शो किया गया है वो है हमारा यहाँ पे आर्सनिन प्रेजेंट है जो कि 421 कंसिस्ट करेगा अमाइनो एसिड। और जो सीरीन है यहाँ पे वो हमारा ऑरेंज में शो किया गया है, जो 213 ऑरेंज कलर में शो किया गया है। और जो यहाँ पे रेड कलर में शो किया गया है ये है हमारा ग्लाइसिन जो हमारे अबाउट 215 अमाइनो एसिड को कंसिस्ट करेगा। तो यहाँ पे आर्सनिन जो है वो कंसिस्ट कर रहा है 421 जो कि ब्लू कलर में शो किया गया है। और फिर उसके बाद जो आता है वो ऑरेंज कलर में है सिरिन। उसके बाद जो सिरिन है यहाँ पे ऑरेंज कलर में वो कंसिस्ट करता है 213 अमाइनो एसिड एंड जो हमारा ग्लाइसिन होता है वो कंसिस्ट करता है 215 अमाइनो एसिड जो कि रेड कलर में यहाँ पे शो किया गया है। फिर उसके बाद जो है वो है हमारा आर्जिनिन जो कंसिस्ट करता है 250 अमाइनो एसिड जो कि यहाँ पे येलो कलर में शो किया गया है। फिर उसके बाद आता है हमारा थ्रियोनिन जो अबाउट 217 अमाइनो एसिड कंसिस्ट करता है जो
कि लाइम ग्रीन कलर में शो किया गया है। और फिर उसके बाद आता है लाइसिन जो पिंकिश कलर में होगा और वो कितना होगा 216 अमाइनो एसिड कंसिस्ट करेगा। फिर जीडीपी बाइंडिंग पॉकेट प्रेजेंट होगी और ये जो है ये डिफरेंट डीएनए बाइंडिंग पॉकेट्स हैं जो हेल्प करती हैं डीएनए पॉलीमरेज की डीएनए से बाइंड करने में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ डीएनए हेलिक्स। जो डीएनए हेलिक्स है उसमें क्या होता है 6 पोटेंशियल हमारी जो क्या होती है एटीपी बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होती है। जो 2 अपोजिंग एटीपी बाइंडिंग साइट है वो एटीपी को डायरेक्ट टाइटली बाइंड कर लेती हैं और 2 आर मोर लाइकली टू बाइंड एडीपी मीन्स 2 होती हैं जो एटीपी हाइड्रोलाइसिस करके एडीपी से बाइंड हो जाएंगी एंड फोस्फेट ग्रुप से बाइंड हो जाएंगी। और 2 हैं जो वो एम्पेटी रहेंगी। 2 तो टाइटली बाइंड करेंगी एटीपी से, 2 टाइटली बाइंड करेंगी एडीपी से, एटीपी का हाइड्रोलाइसिस करके प्लस फोस्फेट से बाइंड करेंगी एडीपी एंड फोस्फेट से बाइंड करेंगी और 2 जो है वो क्या रहेंगी एम्पेटी रहेंगी। तो ये जो 3 स्टेट हैं इन 6 सब यूनिट की ये इंटर कन्वर्जेबल है मीन्स ये इंटर कन्वर्ट करती रहती है कोऑर्डिनेट फैशन में जिसके थ्रू एटीपी हाइड्रोलाइसिस होता रहता है और एक रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कॉन्टिन्यूसली रन करता है। रिंग जो ये रिंग है ये सिंगल स्ट्रैंड के अगेंस्ट जो है वो कॉन्टिन्यूसली जो है मूव कर पाती है क्योंकि जो ये कन्फर्मेशन क्योंकि यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो रही है एटीपी बाइंड हो रही है और कुछ सब यूनिट जो है वो एम्पेटी हो रही हैं। ये 1 बाय 1 होगा कि यहाँ पे एटीपी बाइंड हो रही है तो नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस हो तो नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे एटीपी बाइंड हो जाएगी, फिर नेक्स्ट टाइम पे यहाँ पे फिर ये जो मूव करता रहेगा इसकी वजह से रिपल इफेक्ट क्रिएट होता है और ये क्या करता है कन्फर्मेशनल चेंज करता है लूप में जो एक्सटेंड करता है जो डबल हेलिकल जो लूप है वो एक्सटेंड करता है फिर कोर में। कोर किसका हेलिकेज का जो लिंक्स शेप्ड स्ट्रक्चर है डीएनए हेलिकेज का उसके कोर में वो मूव करने लगता है। इस तरह ये ओपन अप करता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को डीएनए के। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ हेक्सामेरिक डीएनए हेलिकेज फंक्शन। तो ये कैसे फंक्शन करते हैं जो ये हमारी ये जो डायग्राम है ये शो करती है कि कैसे कोऑर्डिनेट वे में एटीपी का हाइड्रोलाइसिस होता है। जो यहाँ पे सर्कल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एटीपीएस एक्टिव साइट को और जो यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर में जो शो कर रही है वो शो कर रही है एटीपी का हाइड्रोलाइसिस। जैसे कि यहाँ पे अब एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है उस नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट सब यूनिट में एटीपी हाइड्रोलाइसिस हो रहा है नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट हो रहा है तो ये क्या होता है कोऑर्डिनेटेड वे में होता है। एक टाइम पे जो 2 हमारी जो सब यूनिट है वहाँ पे हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये हमारा जो ऑर्डर है ये चेंज होता रहता है। जो सेकंड मॉडल है ये यहाँ पे शो कर रहा है हमारा डीएनए अनवाइंड करने का मॉडल। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे ये डायग्राम है ये हमारा शो कर रहा है कि जो डीएनए हेलिकेज है वो अनवाइंड करता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को स्टेरिक एक्सक्लूजन मैकेनिज्म के थ्रू। तो ये जो स्टेरिक एक्सक्लूजन मैकेनिज्म है इसमें वो क्या करता है हेलिकेज इनसर्कल कर लेता है और क्या करता है ट्रांसलोकेट करता है 1 स्ट्रैंड मतलब जो सिंगल स्टैंड है एक स्टैंड जब रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म होता है तो जो सिंगल स्टैंड क्रिएट होते हैं तो उस टाइम पे ये एक स्टैंड से बाइंड कर लेता है और उसके अलोंग क्या करता है मूव करता है और अनबाइंड करता है डुप्लेक्स डीएनए को बाय एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्योंकि ये डबल स्टैंड में मूव करता जाएगा और एक स्टैंड पे बाइंड करता जाएगा और एक स्टैंड को ओपन अप कर देगा। तो ये क्या है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और जो दूसरा हमारा यहाँ पे प्रिंसिपल शो किया गया है वो रोटेटरी पंप मॉडल शो किया गया है। ये कहता है कि जो हेलिकेज है वो लोड होता है ओरिजिन पे ओराई पे वो क्या करता है लोड होता है और ट्रांसलेट करता है ओराई से अवे डायरेक्शन में व्हेन दे आर इवेंचुअली एंकर्ड। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है एक वर्टिकल लाइन में कि ये एंकर कर जाते हैं जब हमारे ओराई से और रेप्लिकेशन साइट पे जब वो एंकर कर जाते हैं तो वो रोटेट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो एरो है ये शो कर रहा है कि वो रोटेट कर रहे हैं जैसे यहाँ पे भी शो कर रखा है कि वो रोटेट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में। तो जो ये रोटेटिंग है ये इंटरवीन करती है डीएनए को अपोजिट डायरेक्शन में जिसकी वजह से डीएनए का जो ओराई है जो ओरिजिन है वो क्या हो जाता है ओपन अप हो जाता है। इन द डबल स्टैंडर्ड डीएनए पंप मॉडल 2 हेलिकेज फॉर्म में हेड टू हेड कॉम्प्लेक्स जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है हेड टू हेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहे हैं 2 हेलिकेज और ये क्या करते हैं पंप करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए को टुवार्ड्स द ओरिजिन और जहाँ पे जो सिंगल स्टैंड है वो एक्सट्रूड आउट हो जाएगा और सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा जिसकी वजह से वहाँ पे हमारे आरएनए पॉलीमरेज आके बाउंड हो जाएगा।
और एक और मॉडल होता है, इसमें होता है प्लो शेयर मॉडल, जो कहता है कि हेलिकेज जो है वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को इनसर्कल करता है जब वो आफ्टर लोकल मेल्टिंग ऑफ डीएनए डुप्लेक्स एट ओरिजिन, ये इट ड्रैग्स ए रिजिड प्रोटीन और प्रोटीन डोमेन जो वेज की तरह एक्ट करते हैं डीएनए को सेपरेट करने के लिए। यहाँ पे जो ये एरो है वो इंडिकेट कर रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होगी हमारी हेलिकेज की, ये डायरेक्शन, ये जो मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये जो हेलिकेज है किस डायरेक्शन में मूव करेगा। सो दिस इज अबाउट मैकेनिस्टिक मॉडल ऑफ हेक्सामेरिक डीएनए that explain the function of helicase during replication process or at the replication fork. नाउ टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलिकेज। तो जो हेलिकेज है वो डीएनए हेलिकेज होते हैं, आरएनए हेलिकेज होते हैं। तो जो डीएनए हेलिकेज होता है वो क्या करता है, एक एटीपी डिपेंडेंट कैटालिटिक एंजाइम है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि वो एटीपी को हाइड्रोलाइज करके मूव करता है, उससे एनर्जी लेता है वो मूवमेंट करने के लिए, और जो अनवाइंड करता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को फॉर प्रोवाइडिंग लीडिंग एज वेल एज लैगिंग स्ट्रैंड, क्योंकि वो लैगिंग पे अलग डायरेक्शन में मूव करता है और लीडिंग पे अलग डायरेक्शन में मूव करता है। और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो डीस्टेबलाइज करता है आरएनए के सेकेंडरी स्ट्रक्चर को, और आरएनए स्प्लाइसिंग में रोल प्ले करता है, और राइबोसोम असेंबली प्रमोट करता है, और आरएनए के डिफरेंट फंक्शन को रेगुलेट करता है। यहाँ पे जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रन करता है रेप्लिकेशन फोर्क्स के अहेड में, क्योंकि अगर वो रन नहीं करेगा रेप्लिकेशन फॉर्म के अहेड में तो सिंगल स्ट्रैंड टेम्पलेट जनरेट नहीं होंगे और रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्म नहीं होगा, जो हमारे डिफरेंट सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है वो आके बाइंड नहीं कर पाएंगे, और डीएनए पॉलीमरेज वहाँ पे डीएनटीपीस को ऐड नहीं कर पाएगा। तो फिर यहाँ पे ये कॉन्टिन्यूसली अनवाइंड करता जाता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, टेम्पलेट प्रोवाइड कर देता है पॉलीमरेज के लिए, ताकि वो डीएनटीपीस को वहाँ पे बाइंड कर सके, और फोस्फेट और 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्म करके। और जो डीएनए हेलिकेज है वो रोटेट करता है इतनी ज़्यादा स्पीड में कि वो 10,000 रोटेशन कर जाता है पर मिनट टू ओपन द डीएनए स्ट्रैंड। और जो फंक्शन है यहाँ पे आरएनए हेलिकेज का वो डिफरेंट होता है, जैसे आरएनए एडिटिंग, अनवाइंडिंग, डिग्रेडेशन, आरएनए स्प्लाइसिंग, ट्रांसपोर्ट। अबाउट 1% ह्यूमन जीनोम जो है वो इनकोड करता है वेरियस हेलिकेज को। इस वे जो 1% ह्यूमन जीनोम है इसमें आरएनए पॉलीमरेज भी आ गए, सॉरी आरएनए हेलिकेज भी आ गए और डीएनए हेलिकेज भी आ गए। तो अबाउट 31 डीएनए हेलिकेज को कोड करता है ये, और अबाउट 64 आरएनए हेलिकेज को ये इनकोड करता है, क्योंकि आरएनए हेलिकेज हमें ज़्यादा अमाउंट में चाहिए, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट होते हैं, उनकी प्रोसेसिंग होती है, डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं आरएनए के। राइबोजाइम है हमारा, एमआरएनए है, टीआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है, एमआईआरएनए है, डिफरेंट टाइप्स के आरएनए होते हैं, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा हेलिकेज चाहिए होते हैं डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे 64 आरएनए को कोड करता है 1% जीनोम, ह्यूमन जीनोम, और 31 डीएनए हेलिकेज को इनकोड करता है। There are other helicase also rather than these DNA helicase and RNA helicase. These are some examples that are shown like PCRA1 and RAP-A, DNA2, NS3, RAD-TRAL, और यहाँ पे HSV-UL9 और DNA भी ये इन्वॉल्व होते हैं DNA रेप्लिकेशन में। DNA2 है, WRN है, PIF1 है, ये इन्वॉल्व होते हैं जाके फ्रेगमेंट की मैचुरेशन पे लैगिंग स्ट्रैंड में। फैक्टर 2 है, रो है, SV2 है, SNF2 है, और जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकेंड है ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में। एंड यहाँ पे शो किया गया है रेटल 1, BLM, रो, प्रिया A, UVRD, REC Q, REC G, REC BCD और TRAV1 ये इन्वॉल्व होते हैं रिकम्बिनेशन में। फिर आते हैं हमारे RUVB, MPH1, ये डिफरेंट टाइप्स के हेलिकेज हैं जो डिफरेंट मैकेनिज्म में रोल प्ले करते हैं। Now talk about the next one, that is binding of single stranded binding protein, that is SSB, to DNA stabilize the single strand of DNA that is opened up by the helicase enzyme। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं सेपरेटेड स्ट्रैंड को। जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं रेप्लिकेशन फोर पे हेलिकेज के फंक्शन के थ्रू, तो उनको ये स्टेबलाइज करता है। ये क्या करता है, जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म होते हैं उस एट द इंस्टेंटली ये बाइंड कर जाता है हमारे सिंगल स्ट्रैंड से। तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग है ये प्रमोट करती है बाइंडिंग अनदर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन की एडजेसेंट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है कि इस सिंगल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड पे एक यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड
बाइंडिंग प्रोटीन जो कि एसएसबी बाइंड हो जाता है, तो फिर ये अदर जो एसएसबी है उनको भी अट्रैक्ट करता है टू बाइंड। तो ये क्या है, कोऑपरेटिव बाइंडिंग है, मतलब कि जो एसएसबी है वो कोऑपरेटिव मैकेनिज्म के थ्रू बाइंड करते हैं। ये इंश्योर करता है, कोऑपरेटिव जो बाइंडिंग इफेक्ट है ये इंश्योर करता है कि जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो रैपिडली कोट आउट कर दिए जाए और कोटेड कर दिए जाए सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू और एसएसबी के थ्रू, जैसे ही ये इमर्ज होता है डीएनए हेलिकेज से। जब ये कोट कर दिए जाते हैं सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स के थ्रू, एसएसबी के थ्रू, तो जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है वो एक इलोंगेटेड स्टेट में हेल्ड किया जाता है, जो फैसिलिटेट करता है इसका यूज एज ए टेम्पलेट फॉर डीएनए और आरएनए प्राइमर सिंथेसिस। और जो सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन और एसएसबी प्रोटीन है वो डीएनए से भी बाइंड करते हैं और एक दूसरे से भी बाइंड करते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में शो हो रहा है कि यहाँ पे ये जो बोल्स हैं ग्रीनिश कलर में, ये क्या है, एसएसबीज हैं। ये डीएनए से भी बाइंड करें और एक दूसरे से भी इंटरेक्ट करते हैं, इस वजह से ये क्या करता है, स्टेबलाइज करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। और ये कैसे बाइंड करती हैं डीएनए से, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के थ्रू भी करती हैं। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, एसएसबी के बीच में और जो फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट है डीएनए में उसके बीच में यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बेस पेयर फॉर्म हो रहा है, या फिर स्टैटिक इंट्रैक्शन के थ्रू ये बाइंड करती हैं डीएनए से। और अदर कुछ होती हैं एसएसबी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करती है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के बेस पेयर्स के साथ। तो यहाँ पे जो ये हमारी ये फिगर ये शो कर रही है कि जो लिमिटेड जो अमाउंट है एसएसबी की यहाँ पे बाउंड होती है 9 में से 4 ही सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे। और जब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे बाइंड हो जाती है, जिस 4 पे बाइंड होती है तो उन 4 पे ही अट्रैक्ट करती है अदर एसएसबी को। और जब ये पूरी तरह से कवर अप कर दिए जाते हैं ये 4 स्ट्रैंड इन हेलिकेज इन एसएसबी प्रोटीन्स के थ्रू, तब जाके ये न्यू स्ट्रैंड पे बाइंड करना स्टार्ट करते हैं। और ये इसलिए ये पिक्चर क्या शो कर रही है यहाँ पे कि जो ये एसएसबी हैं ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू बाइंड करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। ये स्टेबलाइज कैसे करते हैं, ये डीएनए के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन करते हैं उसकी फॉस्फेट बैकबोन के साथ, और जो उसके डीएनए के बेस पेयर है उनके साथ स्टैकिंग इंट्रैक्शन करते हैं। और ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए उसमें जो बेसिस प्रेजेंट होते हैं उनके साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इसलिए ये स्टेबलाइज करते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को। Let's talk about the next point, that is topoisomerases remove supercoil that is produced by DNA unwinding। और DNA unwinding हेलिकेज करता है, तो जो सुपरकोइल है वो हेलिकेज क्रिएट करता है और टोपोइसोमरेज उन सुपरकोइल्स को रिमूव करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डज दिस हैपन एट द रेप्लिकेशन फोर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज सुपर कोइलिंग। सुपर कोइलिंग क्या होती है, जैसे कि हमें पता है जो बी डीएनए हमारा जनरल जो डीएनए होता है, वैसे तो ये डीएनए भी होता है, जेड डीएनए भी होता है, पर जो सी डीएनए भी होता है, ऐसे तो डी डीएनए भी होता है, पर जो नॉर्मली हमारी सेल्स में प्रेजेंट होता है वो होता है बी डीएनए। तो जो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो डीएनए होता है, तो ये इसमें जो पिच होती है डीएनए की, जो हमारी हेलिकल स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है उसकी जो पिच है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर पर हेलिकल रिपीट। और एक हेलिक्स कितने बेस पेयर का होता है, अबाउट 10.5 बेस पेयर का, पर हम अपनी कन्वीनियंस के लिए हम इसको 10 बेस पेयर मान के चलते हैं। तो इतना ये पिच होती है और एक हेलिकल रिपीट में। तो जब क्या होता है, इन एडिशन टू हेलिकल कोइलिंग ऑफ सिंगल स्ट्रैंड to form a double helix, the double stranded DNA molecule can also twist upon itself। तो जो वो हेलिकल कोइलिंग फॉर्म करता है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, तो वो एक अपने आप ट्विस्टिंग कर लेता है, तो इसको हम सुपर ट्विस्टिंग बोलते हैं और सुपर कोइलिंग बोलते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो डीएनए हेलिकेज होता है ना वो ओपन करता जाता है डीएनए को, और वो ओपन अप करता जाता है। वो ओपन अप कैसे करता है कि वो एलिमिनेट करता है बेस पेयर बिटवीन 2 स्ट्रैंड। जैसे डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर को ओपन अप करने के लिए जो हमारा डीएनए हेलिकेज होता है उसको क्या करना पड़ता है, एक बेस पेयर को एलिमिनेट करना पड़ता है। देन फिर क्या होता है, ये जो डीएनए स्ट्रैंड है जो अनब्रोकन है, तो वहाँ पे कोई भी रिडक्शन नहीं होता लिंकिंग नंबर पे। लिंकिंग नंबर क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ टाइम्स द 2 स्ट्रैंड इंटरवीन टू अकोमोडेट दिस अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए
डुप्लेक्स, मतलब कि जो अनवाइंड नहीं हुआ है डीएनए डुप्लेक्स, उसको अकोमोडेट करने के लिए जितने नंबर ऑफ टाइम्स टू हेलिक्स एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करते हैं और इंटरविंड करते हैं, उसको बोलता है लिंकिंग नंबर। तो यहाँ पे अगर जो डीएनए है वो अनब्रोकन रह जाएगा तो ये लिंकिंग नंबर रिड्यूस नहीं होंगे और वो लिंकिंग नंबर बढ़ जाएंगे, उसी को हम बोल रहे हैं यहाँ पे सुपर कोइलिंग। तो जो डीएनए हेलिकेज है जैसे वो प्रोसीड होता है, तो अगर वो प्रोसीड हो रहा है तो वो सिंगल स्ट्रैंड क्रिएट कर रहा है, तो यहाँ पे डीएनए मस्ट अकोमोडेट द सेम लिंकिंग नंबर विद इन ए स्मॉलर एंड स्मॉलर नंबर ऑफ बेस पेयर। पर क्या होता है, रेप्लिकेशन फोर्क जब फॉर्म होता है उसके फ्रंट में रिलैक्स रहने के लिए डीएनए को वन डीएनए लिंक मस्ट बी रिमूव्ड। हर 10 बेस पेयर पे जो एक हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उस पर एक लिंक उसको रिमूव करना पड़ेगा, अदरवाइज लिंकिंग नंबर ज़्यादा बढ़ जाएंगे और वो सुपर कोइल्ड हो जाएगा। इफ़ देयर वर नो, तो यहाँ पे मैकेनिज्म होता है हमारा टोपो आइसोमरेज का। अगर यहाँ पे कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता इस अक्यूमुलेशन को, इस लिंक हायर लिंकिंग नंबर को की अक्यूमुलेशन को रिमूव करने के लिए, तो ये सुपर कोइल फॉर्म हो जाते हैं और जो रेप्लिकेशन मशीनरी है वो होल्ट हो जाती है, मतलब वो वहीं पे जो है वो स्टॉप हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होता है वहाँ पे सुपर कोइल की वजह से रेप्लिकेशन फोर्क के अंदर। तो ये जो बहुत ही कॉमन केस होता है प्रोकैरियोट्स में सुपर कोइलिंग फॉर्म होना, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें सर्कुलर डीएनए मिलता है, तो वो दो रेप्लिकेशन फोर्क बाई डायरेक्शनल मूव करते हैं, तो वहाँ पे मोस्ट केस होता है। पर यूकैरियोट्स का जो डीएनए है वो लीनियर होता है, तो वो उसको रोटेट करके अपने लीनियर स्ट्रक्चर को रिमूव कर सकता है बेस पेयर। पर ये यूकैरियोट्स में भी होता है, क्यों? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो एक टाइम पे मिलियंस ऑफ बेस पेयर फॉर्म करता है, तो बहुत ज़्यादा रेप्लिकेशन फोर्क बहुत ही फास्टली मूव करता है और यहाँ पे हेलिकेज जो है वो कॉन्स्टेंटली जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए उसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करता रहता है। तो यहाँ पे बहुत मुश्किल हो जाता है डीएनए के लिए जिसमें मिलियंस ऑफ बेस पेयर हैं, हर एक टर्न से रोटेट करना टू अनवाइंड और अनवाउंड 1 टर्न ऑफ हेलिक्स, सो डैट इसका जो लिंकिंग नंबर है वो ऑप्टिमल हो। तो यहाँ पे ये सुपर कोइल जो है वो जनरेट की जाती है हेलिकेज के थ्रू, रिमूव की जाती है टोपोआइसोमरेज के थ्रू, जो अनरेप्लिकेटेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के फ्रंट में काम करता है और सुपर कोइल को जो है रिमूव करता है बाय ब्रेकिंग वन और मोर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म इन डिटेल। जो हमारा लिंकिंग नंबर है, जैसे मैंने बोला कि लिंकिंग नंबर बढ़ जाता है, लिंकिंग नंबर इक्वल होता है हमारा ट्विस्ट के और रिथ के। जो रिथ होती है वो क्या होती है, ट्विस्ट क्या होता है और लिंकिंग नंबर क्या होता है। लेट अस अंडरस्टैंड दैम। लिंकिंग नंबर क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स द टू स्ट्रैंड्स आर इंटरविंड। जितने नंबर ऑफ टाइम्स दो स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ इंटरविंड होंगे उसको क्या कहते हैं हम, लिंकिंग नंबर के 1 2 3 4 कितने लिंकिंग नंबर हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे जो ट्विस्ट नंबर होते हैं उसका नंबर है हेलिकल टर्न्स कितने हैं। तो मान लो 2000 बेस पेयर लॉन्ग हमारा डीएनए डुप्लेक्स है, तो हमें ये पता है कि एक जो हेलिकल टर्न है वो 10 बेस पेयर फॉर्म करता है। तो 2000 है तो 2000 बाई 10 हो जाएगा, तो मतलब 200 टर्न्स हमारे फॉर्म हो गए किए जाएंगे 2000 लॉन्ग बेस पेयर लॉन्ग डीएनए के थ्रू। और जो रिथ होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स द डुप्लेक्स क्रॉस इटसेल्फ, कि डुप्लेक्स अपने आप को कितनी टाइम्स क्रॉस करा। जैसे डुप्लेक्स ये यहाँ पे जो शो कर रखा है ये रिथ फॉर्म कर रखी है, ये स्ट्रेन फॉर्म कर रखा है, सुपर कोइलिंग फॉर्म कर रखी है। डबल हेलिक्स तो हो गया, फिर अपने डबल हेलिक्स फॉर्म करके अपने ही अराउंड वो कैसे लिपटा हुआ है या रिथ करा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है 2 स्ट्रैंड है हमारे डबल हेलिकल स्ट्रैंड है, पर वो एक दूसरे के अराउंड रिथ हो रहे हैं, तो उसको क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, डबल हेलिकल सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो ये है कोई भी टोपोलॉजिकल कंस्टेंट डीएनए मॉलिक्यूल में उसमें क्या होता है, रिथ होता है। और रिथ क्या होता है, +1 रिथ होता है और -1 रिथ होता है। जो -1 रिथ होता है वो कब होता है, जब डीएनए हमारा क्या होता है लेफ्ट हैंडेड होता है, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड रिथ, तो वो -1 होता है। और जो हमारा राइट हैंडेड लिथ होता है वो +1 होता है। जो राइट हैंडेड लिथ होता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव सुपर कोइल। जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है राइट हैंडेड है कि ये रिथ जो है वो राइट हैंड में मूव कर रहा है, तो ये जो रिथ राइट हैंड में मूव कर रहा है तो वो +1 रिथ होगा। जितनी बार वो मूव करेगा उतना ही +1 बढ़ता चला जाएगा। और जो लेफ्ट हैंडेड है हमारा वो हमारा -1 और नेगेटिव सुपर कोइल। तो ये हमारी जो तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ओवर और अंडर वाइंडिंग जो रिजल्ट है में
इसमें बोला कि ओवर और अंडर वाइंडिंग रिजल्ट इन रिथ, कि जो ओवर वाइंडिंग हो जाती है, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है हमारे टेलीफोन वायर में, अब वो ओवर वाइंडिंग हो रही है या अंडर वाइंडिंग हो रही है। ओवर वाइंडिंग का मतलब पॉजिटिव सुपर कोयल और अंडर वाइंडिंग का मतलब नेगेटिव सुपर कोयल। तो ये जो पॉजिटिव सुपर कोयल और नेगेटिव सुपर कोयल हो रही है, ये क्या क्रिएट करिए, रिथ क्रिएट करिए इंस्टेड ऑफ ट्विस्ट, क्योंकि जो ट्विस्ट है वो क्रिएट होने चाहिए कि भी हेलिकल टर्न, पर यहाँ पे हेलिक्स नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, हेलिकल स्ट्रक्चर अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, वो रीथिंग कर रहा है, रीथिंग कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि जो स्ट्रेन है रिथ का वो लेस होता है देन द स्ट्रेन ऑफ ट्विस्ट। ट्विस्टिंग का जो स्ट्रेन है वो कम होता है और रिथिंग का स्ट्रेन जो है वो ज़्यादा होता है। तो रिथ जब फॉर्म होते हैं तब उसको बोला जाता है कि सुपर कोइलिंग हो रही है। Let us understand how does this eukaryotic DNA become negatively supercoiled। जैसा कि हमें पता है कि जो डीएनए होता है वो एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में। न्यूक्लियोसोम क्या होता है, एक ओक्टामर होता है और उसमें दो मॉडल होते हैं, एक तो प्लेक्टोनियम सुपरकोइल होता है, ये जैसे यहाँ पे शो किया गया है, और जो प्लेक्टोनियम सुपरकोइल होता है उसमें क्या क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव सुपरकोइल, जैसे कि यहाँ पे शो कर रखा है। पर और जो एक होता है उसमें स्ट्रक्चर सोलिनॉइड मॉडल, जो सोलिनॉइड सुपरकोइल्स होते हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं, और ये क्या क्रिएट करते हैं, नेगेटिव सुपर कोइलिंग क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये डीएनए जब तक हिस्टोन से बाउंड नहीं होता, क्योंकि हिस्टोन जब उससे बाउंड होते हैं ओक्टामर की फॉर्म में, जब वो यहाँ पे बाइंड होते हैं और बाइंड करते हैं एक न्यूक्लियोसोमिक स्ट्रक्चर में, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में बाइंड करते हैं डीएनए को न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में। तो जब यहाँ पे हिस्टोन को बाइंड होता है उससे पहले जो डीएनए है उसमें लिंकिंग नंबर 0 होता है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे जब स्टोन बाइंड होते हैं तो वो क्या बाइंड करते हैं, वो बाइंड करते हैं सोलेनॉइड मॉडल की फॉर्म में, तो वो नेगेटिव सुपरकोइल जनरेट करते हैं। और जो यहाँ पे प्लेक्टोनिक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसके आगे वो होता है अनबाउंड पॉजिटिव सुपरकोइल, जो कि प्लेक्टोनिक मॉडल में होता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव सुपरकोइल होते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पॉजिटिव सुपरकोइल है उसको टोपोआइसोमरेज सेकेंड जो है वो कन्वर्ट कर देता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव सुपरकोइल से नेगेटिव सुपरकोइल में करता है। तो नेगेटिव यहाँ पे जो नेट रिजल्ट आता है वो -1 लिंकिंग नंबर आता है। इसका मतलब क्या है कि जो रिजल्टिंग जो हमारा यहाँ पे जब डीएनए रैप करता है स्टोन के अराउंड, तो वो नेगेटिव सुपर कोइल क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे जो सुपर कोइल है वो अडेप्ट करता है प्लेक्टोनिक स्ट्रक्चर, जो सोलिनॉइड सुपर कोइल है वो प्लेक्टोनिक कन्फर्मेशन को अडेप्ट कर लेता है, और उसके बाद जो यहाँ पे फॉर्म होता है वो नेगेटिव सुपर कोइल फॉर्म होता है। हमने समझ लिया कि भाई सुपर कोइलिंग क्या है, रिथ क्या है, ट्विस्टिंग क्या है, और ये भाई यूकैरियोट्स के केस में कैसे सुपर कोइलिंग क्रिएट होती है। और अब हम स्टडी करेंगे कि भाई डिफरेंट टाइप्स के टोपोआइसोमरेज कौन से हैं, कि यूकैरियोट्स में कौन से एक्ट करते हैं, प्रोकैरियोट्स में ई कोलाई का एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे, वो उसमें कौन से एक्ट करते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे शो किया गया है ई-कोलाई टोपोआइसोमरेज, यहाँ पे यूकैरियोटिक। तो टोपोआइसोमरेज 2 टाइप्स के होते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो यूकैरियोट्स के केस में सेकंड टोपोआइसोमरेज को गायरेज भी बोलते हैं। तो बहुत से हम सिंपल गायरेज भी पढ़ते हैं कि गायरेज सुपर कोइलिंग को क्या कर रहा है, अनरील कर रहा है, मतलब कि सुपर कोइलिंग से डीएनए को रिलैक्स कर रहा है। और तो जो यहाँ पे सुपर टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है वो क्लीव करता है और रिलैक्स करता है सुपर कोइल्स को, और ये नेगेटिव सुपर कोइल्स को। टोपोआइसोमरेज फर्स्ट ये यूकैरियोट्स के केस में नेगेटिव सुपर कोइल को भी जो रिलैक्स करता है और पॉजिटिव को भी रिलैक्स करता है। बट ई-कोलाई के केस में ये बस नेगेटिव सुपर कोइल को रिलैक्स करता है। और यहाँ पे जो टोपोआइसोमरेज फर्स्ट है ई-कोलाई के केस में वो लिंकिंग नंबर को +1 से चेंज करता है, क्योंकि नेगेटिव को वो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग में कन्वर्ट करेगा, इसलिए यहाँ पे +1 आया है। पर यहाँ पे जब हमारा यूकैरियोटिक टोपोआइसोमरेज जो है वो पॉजिटिव सुपर कोइलिंग और नेगेटिव सुपर कोइलिंग दोनों को रिलैक्स करता है, तो यहाँ पर लिंकिंग नंबर +1 और -1 दोनों से चेंज होंगे। यहाँ पे कोई भी कोफैक्टर रिक्वायर नहीं होते जब ई-कोलाई में भी और यूकैरियोट्स में भी जब टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एक्ट करता है। और जो टोपोआइसोमरेज सेकंड है वो गायरेज कहलाता है ई-कोलाई के केस में। तो उसमें यहाँ पे ये एक्ट करता है नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कोइल पे, और ये चेंज कर देता है लिंकिंग नंबर -2 से। और जो यहाँ पे कैटिनेट और कैटिनेट करता है डीएनए को, क्योंकि जो डीएनए होता है वो 2 रेप्लिकेशन जो बाई डायरेक्शन में मूव करता है, रेप्लिकेशन फोर्क यूकैरियोट्स के केस में। तो वहाँ पे कैटिनेशन और डीकैटिनेशन के थ्रू ये रिमूव करता है सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर इन डीएनए एंड रिलैक्स कर देता है डीएनए
को, यहाँ पे इसके एटीपी रिक्वायर होती है इसके फंक्शन के लिए, और ये नेट नेगेटिव सुपर कोयल जनरेट करता है। अगर हम यूकैरियोट्स के टोपोइसोमरेज सेकंड की बात करें तो ये बस नेगेटिव सुपर कोयल को क्या करता है, रिलैक्स कर देता है और चेंज कर देता है लिंकिंग नंबर बाय ए इंक्रीमेंट करके, कितना -2 सॉरी +2 आएगा यहाँ पे, +2 का इंक्रीमेंट करके, क्योंकि नेगेटिव सुपर कोयल को रिलैक्स कर रहा है और कैटिनेट डीकैटिनेट करता है डीएनए को। इसको भी एटीपी की जरूरत होती है। पर जो यूकैरियोटिक टोपोइसोमरेज हैं वो नेट सुपर कोयल इंट्रोड्यूस नहीं करते। देयरफॉर हाउ कैन यूकैरियोटिक डीएनए बिकम नेगेटिवली सुपर कोइल्ड, ये हमने समझ लिया कि यहाँ पे ये नेगेटिवली सुपर कोइल्ड कैसे होते हैं यूकैरियोटिक डीएनए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ टोपोइसोमरेज फर्स्ट। जो टोपोइसोमरेज फर्स्ट होता है बोथ केस में, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, वो क्या करता है, निकिंग करता है एक डबल स्ट्रैंडेड डुप्लेक्स के एक क्लोजिंग स्ट्रैंड में, जिसकी वजह से कट जो फॉर्म होता है डबल हेलिक्स में, और वो पास कर देता है एक स्ट्रैंड को उस कट से और रीजॉइन कर देता है कट को। इस तरह वो लिंकिंग नंबर को चेंज करता है +1 और -1 से, क्योंकि जो डीएनए है ई कोलाई का जो डीएनए है वो नेगेटिव सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करता है, इसलिए वो +1 स्टैंड करेगा, पॉजिटिव सुपर कोइल में कन्वर्ट करेगा। और टोपोइसोमरेज फर्स्ट जो है यूकैरियोट्स को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव सुपर कोइल को रिलैक्स करता है, तो वो यहाँ पे लिंकिंग नंबर को +1 और -1 दोनों से इंक्रीमेंट करेगा। यहाँ पे शो करा गया निकिंग हो रही है, जिसकी वजह से दूसरा स्टैंड जो है फर्स्ट में से पास हो रहा है। अगर नेगेटिव सुपर कोइलिंग है तो -1 वहाँ पे जो लिंकिंग नंबर से उसको +1 कर दिया जाएगा, और पॉजिटिव है तो +1 से -1 कर दिया जाएगा। ये हमारा मैकेनिज्म शो करा है कि कैसे टोपोइसोमरेज जो सेकंड है वो रिलैक्स करता है हमारे डीएनए को बाय चेंजिंग द लिंकिंग नंबर फ्रॉम +2 और -2। तो वो +2 और -2 का दोनों का इंक्रीमेंट कर देता है। यहाँ पे हम डीएनए जो टोपोइसोमरेज सेकंड है वो बात करें गायरेज की, जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स है उसमें ही जो टोपोइसोमरेज सेकंड है वो नेगेटिव और पॉजिटिव सुपर कोइलिंग दोनों को रिलैक्स करता है। तो यहाँ पे शो किया गया नॉर्मल डीएनए, फिर उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइल जनरेट हो गया, उसके बाद ये जो बॉक्सेस में शो किया गया ये टोपोइसोमरेज सेकंड शो किया गया, और यहाँ पे एटीपी एक्टिविटी शो की गया, जिसकी वजह से यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड स्ट्रैंड है जो कि हमारा नेगेटिव स्ट्रैंड होता है वो फॉर्म हो रहा है उसके थ्रू, जब एटीपी हाइड्रोलाइसिस के थ्रू जो ये टोपोइसोमरेज सेकंड है वो यहाँ पे सुपर कोइलिंग फॉर्म कर रहा है, जिसके थ्रू हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारा ये स्ट्रक्चर है यहाँ पे ये हमारा फॉर्म हो रहा है, और ये यहाँ पे ऐसे फॉर्म हो रहा है जिसके थ्रू हमारा जो राइट हैंडेड सुपर कोइलिंग हो रही है, और जब पॉजिटिव सुपर कोइलिंग हो रही है तो यहाँ पे -1 से +2 जो लिंकिंग नंबर का इंक्रीमेंट हुआ है टोपोइसोमरेज सेकंड के थ्रू। तो लेट अस अंडरस्टैंड नाउ कि कैसे ये जो टोपोइसोमरेज हैं ये सुपर कोइलिंग को रिलैक्स करते हैं रेप्लिकेशन के टाइम पे। Now let us understand how does this topoisomerase remove supercoiling that is produced by DNA unwinding at the replication fork। तो ये यहाँ पे जो अनवाइंडिंग है वो हेलिकेज के थ्रू की गई है, ये रेप्लिकेशन मशीनरी शो की गई है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेप्लिकेशन फोर्क क्रिएट हुए हैं, और जो ये पॉजिटिव स्ट्रैंड फॉर्म होता है प्रेजेंट होता है रेप्लिकेशन मशीनरी में इन फ्रंट ऑफ द रेप्लिकेशन फोर्क, उसमें पॉजिटिव सुपर कोइल जनरेट हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारा हेलिकेज है वो 1 बेस पेयर को यहाँ पे रिमूव करता जाता है, रिप्लेस करता जाता है। जो पॉजिटिव सुपर कोइल का मतलब यहाँ पे होता है 1 कंप्लीट टर्न दैट इज इक्वल ए पॉजिटिव रिथ दैट इज +1। तो यहाँ पे हमारा टोपोइसोमरेज सेकंड टोपोइसोमरेज जो सेकंड है वो एक्ट करता है, जिसको हम ई कोलाई में गायरेज भी बोलते हैं। ये कैसे करता है, ये पास करता है 1 पार्ट ऑफ अनरेप्लिकेटेड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये निक क्रिएट कर रहा है, कट आउट कर रहा है एक जो हमारा डबल स्ट्रैंडेड अनरेप्लिकेटेड डीएनए है, और दूसरा जो डबल स्ट्रैंडेड अनरेप्लिकेटेड डीएनए उसको उस निक से वो पास कर रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव सुपर कोइल को रिमूव कर रहा है। और ये लिंकिंग नंबर को जो कि हमारा पॉजिटिव सुपर कोइलिंग में +2 होगा, उस लिंकिंग नंबर को जो ओक्योर हो रहा है एवरी 20 बेस पेयर रेप्लिकेटेड जो डीएनए पे, उसको वो हमारा यहाँ पे कन्वर्ट कर देगा -2 में, जो कि क्या होगा यहाँ पे हमारा ये जो -2 है वो लेस लिंकिंग नंबर हो गए -2 से, और ये कब फॉर्म होंगे जब हमारा यहाँ पे नेगेटिव सुपर कोइलिंग होगा। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग का मतलब यहाँ पे है कि जो हमारा जो राइट हैंडेड टोरॉइडल रिथ फॉर्म कर रहा है, मतलब कि 1 कंप्लीट टर्न इक्वल्स ए पॉजिटिव रिथ ऑफ +1, और यहाँ पे क्या है नेगेटिव सुपर कोइलिंग मीन्स जब हमारा पासेज होता है एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल का थ्रू द अदर एट द साइट ऑफ रिथ
वो चेंज कर देता है वन कंप्लीट लेफ्ट हैंडेड टोरोइडल रिथ को इक्वल टू रिथ ऑफ -1। तो अगर यहाँ पे प्लस 2 रिथ फॉर्म हो रही है तो +2 से -2 फॉर्म हो जाएगा। पर यहाँ पे शो कर रखा है 1 +1 to -1 क्योंकि एक ही रीडिंग फॉर्म हो रही है यहाँ पे। तो क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो एक बार ही अपने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को पास करा, तो यहाँ पे रीडिंग जो है +1 to -1 चेंज होगी। तो दिस इज द मैकेनिज्म हाउ डज दिस टोपोइसोमरेज सेकंड रिलैक्स द डबल हेलिकल अनरेप्लिकेटेड स्ट्रक्चर एट द रेप्लिकेशन फोर्क। Now let us come to our next point, that is replication fork enzymes. Different enzyme act करते हैं replication fork पे, वो extend करते हैं range of DNA polymerase substrate. DNA polymerase substance means कि कितने DNA polymerase substrate जो कि हमारे DNTPs होते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट को ऐड करेगा DNA polymerase, तो उसकी जो क्वांटिटी है और न्यू हमारे न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को ऐड करने की जो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ की जाती है डिफरेंट एंजाइम्स की वजह से जो प्रेजेंट होते हैं रेप्लिकेशन फोर्क पे। क्योंकि यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि डिफरेंट एंजाइम एक्ट करते हैं। इकोलाई में गैस सैकेरोमाइसिस सेरेविशियाई का ईस्ट का फॉर्म दिखा रखा है और ये ह्यूमंस का दिखा रखा है। यहाँ पे प्राइमेस एक्ट होगा DNA-G और यहाँ पे प्राइमेस एक्ट होगा PRI और PRI और जो हमारा सेकंड है, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे प्राइमेस होगा। यहाँ पे DNA हेलिकेज DNA-B होगा, यहाँ में MCM27 कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे MCM27 कॉम्प्लेक्स और SSB, यहाँ पे SSB होगा, RPA होगा, टोपोइसोमरेज फर्स्ट एंड गाइडेज टोपोइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड, और यहाँ पे टोपोइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड एक्ट करेंगे। तो ये डिफरेंट एंजाइम्स हैं। अगर यहाँ पे प्राइमेस नहीं होगा तो RNA प्राइमर फॉर्म नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट नहीं होगा प्राइमर पे, जिसकी वजह से DNA पॉलीमरेज एक्सटेंड नहीं कर पाएगा उस 3 प्राइमर एंड को बाय फॉर्मिंग फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में और अल्फा फोस्फेट के बीच में फॉर्म होता है, जो कि इनकमिंग न्यूक्लियोटाइड में प्रेजेंट होती है अल्फा जो फोस्फेट। और DNA हेलिकेज अगर ओपन अप नहीं करेगा डबल स्टैंडर्ड DNA को यहाँ पे सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट में, तो हमारा जो DNA जो प्राइमेज है, सॉरी RNA प्राइमेज है, वो प्राइमर को सिंथेसाइज नहीं करेगा। फिर RNA प्राइमर नहीं सिंथेसाइज होगा तो फिर हमारा DNA पॉलीमरेज कैसे ऐड करेगा और न्यूक्लियोटाइड पॉलीमरेज को कैसे ऐड करेगा। और सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होगा तो जो हमारे सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट जो प्रेजेंट है उनको स्टेबलाइज कौन करेगा, क्योंकि DNA की कैपेबिलिटी होती है सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने की और हेलिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करने की। अगर यहाँ पे SSB प्रेजेंट नहीं होंगे तो वो दोबारा से वाइंड हो जाएगा। फिर हमारे टोपोइसोमरेज प्रेजेंट नहीं होंगे तो सुपर हेलिकल स्ट्रक्चर को कौन रिलैक्स करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेनिंग क्रिएट करता है रेप्लिकेशन के टाइम पे और इसकी वजह से रेप्लिकेशन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा अगर यहाँ पे टोपोइसोमरेज प्रेजेंट नहीं होगा तो दीज डिफरेंट एंजाइम प्ले ए मेजर रोल ड्यूरिंग रेप्लिकेशन प्रोसेस, जिसकी वजह से जो हमारा DNA पॉलीमरेज है वो डिफरेंट सबस्ट्रेट को DNTPs को बाइंड कर पाता है और रिलोंगेट कर पाता है 3 प्राइम एंड को, जिसकी वजह से एक न्यू स्ट्रैंड फॉर्म हो पाता है और DNA रेप्लिकेट कर पाता है। सो in this topic, the replication fork, I have talked about all these points and in my upcoming video I will talk about DNA synthesis at the replication fork, that is trombone model और replication fork जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। हमें इकोलाई की बात में हम बात करेंगे, उसके बाद मैं बात करूंगी कि इकोलाई में डिफरेंट स्टेप कैसे होते हैं रेप्लिकेशन के। फिर प्रोकैरियोट्स इकोलाई की बात करेंगे जो कि प्रोकैरियोट्स है। फिर उसके बाद हम यूकैरियोटिक DNA रेप्लिकेशन की बात करेंगे। फिर डिफरेंट अदर मैकेनिज्म से सेट है कि हमारा टेलोमेर का रेप्लिकेशन कैसा होता है, ये हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में बात करेंगे। इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज थम्स अप एंड इफ यू आर नॉट माय सब्सक्राइबर देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सपोर्ट मी by sharing my videos to others, and if you have any query then write in the description box given below. Thank you so much for watching my videos.